नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के पीछे जो डेटा है उसे देखेंगे और फिर समझेंगे कि उसके बाद परिवारों को किन मुश्किल फैसलों से गुजरना पड़ता है। शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। 2020 में सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में हर 36 बच्चों में से एक को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी डायग्नोस किया गया था। जरा सोचिए, 36 में से एक। ये नंबर हमें बताता है कि ये मुद्दा कितना व्यापक और कितना जरूरी है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर डायग्नोसिस में इतनी देर क्यों लगती है। हम जानते हैं कि एएसडी का पता जल्दी लग सकता है, फिर भी कई बच्चों के लिए पहले शक से लेकर फाइनल कंफर्मेशन तक में सालों निकल जाते हैं। और देखिए, ये जो देरी है ये बहुत मायने रखती है। रिसर्च साफ साफ बताती है कि अगर सही समय पर मदद मिल जाए तो नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है और लंबे समय में होने वाले खर्चे भी कम हो जाते हैं। तो चलिए, शक से लेकर पुष्टि तक के इस मुश्किल सफर को थोड़ा और समझते हैं। रिसर्चर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो डायग्नोसिस की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं, और इसमें माता-पिता की शिक्षा एक बहुत ही अहम कड़ी बनकर सामने आती है। आइए इस कनेक्शन को थोड़ा गहराई से जानते हैं। हमारे इस विश्लेषण का पहला हिस्सा इसी पर आधारित है। 2023 में लुंड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ने एक स्टडी की, जिसमें इस रिश्ते को समझने के लिए बहुत ही एडवांस तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इस स्टडी में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज किया गया, जिसे कहते हैं डबल मशीन लर्निंग यानी डीएमएल। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे एक तरह का स्मार्ट फिल्टर समझिए। इसका काम है कि बाकी सभी फैक्टर्स के शोर को हटाकर सिर्फ एक चीज के असली असर को सामने लाना। तो इस डेटा से आखिर पता क्या चला? आइए देखते हैं कि शिक्षा, एएसडी की गंभीरता और डायग्नोसिस की उम्र के बीच क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया। यहां इस स्टडी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। स्टडी में पाया गया कि माता-पिता की शिक्षा और एएसडी डायग्नोसिस की उम्र के बीच एक बहुत ही अहम नेगेटिव कनेक्शन है। सीधे शब्दों में कहें तो माता-पिता जितने ज्यादा पढ़े लिखे थे, बच्चे का डायग्नोसिस उतनी ही कम उम्र में हो गया। यहां एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखता है। जहां हायर एजुकेशन का मतलब था जल्दी डायग्नोसिस, वहीं कम शिक्षा का मतलब था देर से डायग्नोसिस। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे जानकारी तक पहुंच और दूसरे सामाजिक आर्थिक कारक भी इसमें एक बड़ा रोल निभाते हैं। अब यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो असर था ना, वो सबसे ज्यादा मॉडरेट यानी मध्यम गंभीरता वाले एएसडी के केस में देखा गया। मतलब हल्के या बहुत गंभीर मामलों में ये कनेक्शन उतना साफ नहीं था। इससे पता चलता है कि माता-पिता की शिक्षा का असर भी एएसडी की गंभीरता के हिसाब से बदलता है। जल्दी डायग्नोसिस हो जाना ये सफर का अंत नहीं है। असल में ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद एक बिल्कुल नई चुनौती सामने खड़ी होती है, सही रास्ता चुनना। तो अब हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस के बाद क्या होता है। ये हिस्सा ऑटिज्म के इलाजों की उस उलझी हुई दुनिया को समझने के बारे में है, जहां परिवारों को अनगिनत ऑप्शंस का सामना करना पड़ता है। यहाँ सबसे पहला और जरूरी कदम है साइंस और सूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान के बीच फर्क करना। हम ऑटिज्म साइंस फाउंडेशन की गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए ये समझेंगे कि असली काम के इलाजों को धोखाधड़ी वाले इलाजों से कैसे अलग किया जाए। तो सबसे जरूरी सवाल, ये साक्ष्य आधारित उपचार या एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आखिर है क्या? ये एक ऐसा इलाज है जिसे कई साइंटिफिक स्टडीज में अच्छी तरह से परखा गया हो और जो सच में नापे जा सकने वाले और लंबे समय तक टिकने वाले सुधार दिखाए। एक अच्छी स्टडी की कुछ खास पहचान होती हैं, जैसे कि उसमें तुलना करने के लिए सही ग्रुप्स हों, लोगों को रैंडमली ग्रुप्स में बांटा गया हो, टेस्ट से पहले और बाद के नतीजे देखे गए हों और सैंपल साइज भी काफी बड़ा हो। ये सब वैज्ञानिक जांच के गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक मेथड के बिल्कुल उलट तरीकों की, जिनका इस्तेमाल अक्सर बिना सबूत वाले इलाजों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ झूठे इलाज ना सिर्फ बेअसर होते हैं बल्कि खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर कोई ये दावा करे कि वो ऑटिज्म को ठीक कर सकता है या उसका इलाज सब पर काम करता है या वो कोई छिपा हुआ राज है या किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी पर आधारित है, तो समझ जाइए कि ये रेड फ्लैग्स हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये तुलना बहुत जरूरी है। देखिए, जो असली साइंस है वो पीयर रिव्यू जर्नल्स में छपता है और अपनी कमियों को भी मानता है।
दूसरी तरफ जो झूठे दावे होते हैं वो इंटरनेट पर खूब प्रचारित किए जाते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों और डर पर टिके होते हैं और हर चीज का रामबाण इलाज होने का दावा करते हैं। चलिए अब कुछ खतरनाक इलाजों के उदाहरण देखते हैं। ब्लीच थेरेपी, जिसे एमएमएस भी कहते हैं, इसमें असल में ब्लीच का घोल पिलाया जाता है। ये बेहद खतरनाक है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसकी निंदा की गई है। इसी तरह एक है कीलेशन थेरेपी। इसका इस्तेमाल शरीर से हैवी मेटल्स निकालने के लिए होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि ये ऑटिज्म पर काम करती है और ये जानलेवा हो सकती है। 2005 में इस थेरेपी की वजह से एक बच्चे की दुखद मौत हो गई थी। और फिर है होल्डिंग थेरेपी, जो इस गलत धारणा पर आधारित है कि ऑटिज्म माता-पिता से बॉन्डिंग न होने की वजह से होता है। ये न सिर्फ बेअसर है बल्कि खतरनाक भी है और इसके इस्तेमाल से मौतें तक हुई हैं। ये टेबल कुछ और बेअसर इलाजों के बारे में बताती है। ग्लूटेन फ्री डाइट से लेकर डॉल्फिन थेरेपी तक, इन सबके पास लंबे समय तक सुधार दिखाने का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है और कुछ में तो गंभीर हेल्थ रिस्क भी जुड़े हुए हैं। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज जब हर तरफ से इतनी सारी जानकारी आ रही है, तो हम सच को कैसे पहचानें? और ये सवाल सिर्फ ऑटिज्म तक ही सीमित नहीं है ना? ये तो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है कि कैसे हम डेटा को समझें,